आप सुन रहे हैं कहानी इस कदर प्यार है, भाग 18। कुछ देर तक देव और कार्तिक दोनों ही एक मुद्रा में बैठे रहते हैं, मानो गुजरे वक्त का मातम मना रहे थे। फिर अचानक कार्तिक अपनी जगह से उछलकर देव के सामने खड़ा होता हुआ कहता है, तूने क्या बताया था? वो एजेंसी के बाहर मिला था। तो जहाँ उसने तुझे शिकार बनाया वहीं दूसरों को भी बनाता होगा। बस हमें वही रात फिर दिन रात पहरा देना होगा। कल अपनी जगह कभी न कभी तो वापस जरूर आएगा वो। अपने ही हाथ में ताली मारते हुए कार्तिक कहता है तो देव भी उसकी ओर गौर से देखने लगा। इंडियन स्टोर उस प्रदेश में देश की आत्मा की तरह था, जहां आते लगता कि कुछ पल के लिए अपने देश में आ गए हैं। दरवाजे के अंदर आते भारत देश का सिंबल लगा था। जैसे जैसे अंदर आते हैं उन्हें बस भारतीय चेहरे दिखने शुरू हो जाते हैं। प्रथम वह बेबी को गोद में लिए किसी अन्य रैक के पास था, तो नीमा और दीपा साथ में दाल चावल और मसालों के रैक की ओर बढ़ रही थी। दीपा नीमा को बताती जा रही थी और वह सामान ट्रॉली में रखती जा रही थी। तभी दीपा को पुकारती उसकी पहचान की कुछ उसकी हम उम्र मिल जाती हैं, जो आते पहले दीपा से गले लगती नीमा को प्रश्नात्मक नजरों से देखने लगती है। नीमा उनकी ओर मुस्कुराकर नमस्ते करती है, तो वे एक साथ रंगे होठों से खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। फिर उसी पल दीपा फ्रेंच में उनसे बात करने लगती है। नीमा समझ नहीं पाती, वह उसे एहसास हो रहा था कि दीपा ने उसी का परिचय कराया है। वे अब उनकी ओर से आंख हटाकर दूसरा सामान रखने लगी थी। बीच बीच में बातों में मशगूल दीपा को सामान दिखाती भी है, पर वह हाथ के इशारे से हाँ बोल अपनी बातों में लगी रहती है। घर वालों से किसी तरह से आंख बचाते बचाते देव और कार्तिक लगातार 2 दिन तक बारी बारी से उस एजेंसी के बाहर छुपकर पहरा देते हैं। देव कार्तिक को उस चमन लाल का हुलिया बता चुका था और कार्तिक अपनी सतर्क नजरों से बस उसे ही तलाश रहा था। अबे देव, जल्दी से आ, मुझे वही लगता है अपना शिकार। तू बस फटाफट आ जा, फिर मिलकर सालों को फोड़ेंगे। कार्तिक एक आदमी पर नजर जमाए जमाए देव को फोन करके धीमी आवाज में कह रहा था, और वाकई देव भी जैसे इसी पल के इंतजार में था। वे तुरंत ही वहीं चला आया। दोनों शीशम के पेड़ के पीछे छुपे उस आदमी को घूरते हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। लगता है साले ने दाढ़ी बढ़ा ली है, पर क्या खूब पहचाना बोने भाई। और क्या, जो साला मुझे फ्री में बाप के जूते खिलाने वाला था उसे मैं सूंघ कर ही पहचान लेता। तो चलते हैं, ऐसा कर पहले मैं जाता हूँ, फिर तो तैयार रहना, देखना साले भागना ना पाए। तू बस पहुँच देव, फिर अपना कमाल देखना। साले की खोपड़ी पर तांडव न मचा दिया तो कभी न कहना अपना भाई कार्तिक। फिर चल। कहता हुआ देव दबे पैर उसकी ओर बढ़ता है। शाम का वक्त था और वहाँ कुछ ज्यादा ही संख्या में लोग मौजूद थे, पर देव पूरी तरह से तैयार था। उसके निकासी वाले रास्ते में सामने खड़ा उसे पुकारता है, तो आवाज सुन वह उसकी तरफ देखता है। देव इससे पहले उसकी तरफ बढ़ता वह मामला समझते दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करने लगता है। कार्तिक इस वक्त के लिए पहले से ही तैयार था। वह भी उसी तेजी से उसकी ओर लपकता है। इस तरह वह समझ भी नहीं पाता और दोनों ओर से घिर जाता है। वो दोनों के बीच घिरा हाथ जोड़े कभी देव की ओर देखता है तो कभी कार्तिक की ओर, और जो अपना खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहे थे। वह धीरे धीरे कदम पीछे करता करता फिर उल्टे रास्ते भागने की कोशिश करता है। अब दोनों दम लगाकर उसकी ओर उछलते हुए उसे पकड़ते कसकर धुनने लगते हैं। अगले ही पल आसपास की भीड़ का ध्यान भी उनकी ओर जाता है और वे बस बीच बचाव करने उनके बीच कूद पड़ते हैं। मामला बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। देव और कार्तिक उस मरगिल्ले आदमी को कसकर कूटने में लगे थे, पर अगर लोग बीच बचाव ना करते तो आज शर्तियां उसकी हड्डियों का चूरमा बनना तय था। ये क्या गुंडागिरी कर रखी है? क्यों मार रहे हो बेचारे उस आदमी को तुम दोनों? अरे छोड़ो, भी मार डालोगे क्या? ये सारा दलाल है, वीज़ा पासपोर्ट के नाम पे 2.25 लाख हमसे ठगे हैं इसने, तो ऐसे ही जाने दे इसको। नहीं भैया, मैं तो इनको जानता भी नहीं, कोई दूसरा होगा, काहे मारे जा रहे हो? झूठा साला, तो हमें देख कर भागा क्यों? सही से पता भी है या नहीं? किसी पर अपनी दादागिरी दिखाने लगोगे?
ये साला हमारे पैसे डकार कर झूठ बोल रहा था, अब तो इसकी गर्दन ही मरोड़ डालूंगा मैं। अरे अरे पकड़ो इसे, कोई पुलिस को बुलाओ। तभी इसी आपाधापी में कोई सिपाही वहाँ दौड़ते हुए आता है और अगले ही पल देव, कार्तिक और उस आदमी को पकड़कर चौकी ले जाता है। तीनों बुझी हुई हालत में चौकी इंचार्ज के सामने खड़े थे। वो इन तीनों को अपनी निगाहों से ऊपर से नीचे देखने की बात पूछता है। मामला क्या है? क्यों सड़क पर दादागिरी दिखा रहा था? सर ये गलत आदमी है। हाँ सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया। तीनों एक साथ बोलने लगते हैं, जिससे इंचार्ज उन्हें टोकते हुए एक एक को बोलने को कहता पहले उस मार खाए आदमी की ओर इशारा करता है। साहब आप बहुत ही दयालु हैं, कम से कम मुझ गरीब की सुनी तो। ये पता नहीं कहाँ से आदम का मुझे मारने लगा। क्या क्या बकवास कर रहा है ये? तुरंत उसकी बात काटता देव बोला तो इंचार्ज टेबल पे एक हाथ मारते चिल्ला पड़ा, तुझे बोला ना चुप रहने को? जिसको बोला सिर्फ वही बोलेगा, नहीं तो फिर मेरा डंडा ही बोलेगा। इंचार्ज की बात सुन देव चुप हो जाता है, पर गुस्से से उसकी आंखें अभी भी जल रही थी। साहब देख रहे हो ना, अब आपके सामने ये कितनी दादागिरी दिखा रहा है, तो फिर आप ही बताओ 20-50 कितना मारा होगा? अभी तक शरीर का पोर पोर दुख रहा है। ये बता, तेरी शक्ल में लिखा था कि आ मुझे मार, जो तुझे देखते ही मारने लगा? इंचार्ज अपनी कुर्सी से पीठ सताते हुए उसकी आंखों में झांकता हुआ वो साहब मुझे क्या पता साहब। मैं चुप होकर नीचे देखने लगा। हाँ लड़के, अब तू बता, क्यों हाथ आजमा रहा था इस पर? अपने बोलने की बारी आने पे देव तुरंत सारा माजरा बताने लगा, जिसे सुनते इंचार्ज इत्मीनान से पूछता, अपनी बात का तेरे पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे ये मोबाइल में इसने पासपोर्ट की फ़ोटो भेजी, ये देखिए। जल्दी से अपने मोबाइल का खुला स्क्रीन उसकी नज़रों के सामने करता हुआ कहता है। तो इससे कहाँ साबित होता है कि ये इसी आदमी ने भेजा है? ये सुनते देव और कार्तिक का मुंह अभाग में खुला का खुला रह गया और वो आदमी सर नीचे किए छुपी नज़रों से उनकी ओर देखने लगा। कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटाते हुए इंचार्जों ने एक साथ घूरते हुए बोला, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखो की बात भी करो। जब अपनी बात का पुख्ता सबूत और गवाह मिल जाए तब आना। रिपोर्ट भी लिखूंगा और इसको अंदर भी करूंगा, समझे? सर मैं गवाह हूँ इस बात का। इंचार्ज की बात सुन कार्तिक तुरंत बोल उठा, गवाह मतलब कायदे का गवाह, मतलब कोई यार दोस्त नहीं, समझे? अब जाओ यहाँ से। ये सुन वो आदमी तुरंत हाथ जोड़ते बाहर की ओर लपकता है। ये देख दोनों अरे करते उसे देखते रह जाते हैं। और फालतू की गुंडागर्दी करते मत दिखना मुझे, समझे? अब निकलो यहाँ से। इतना सुन बेचारगी से देव और कार्तिक लटके थोबड़े के साथ बाहर आ गए। बाहर आते देखते हैं कि वो आदमी किसी ऑटो वाले को आवाज़ देकर उनकी ओर दबी हंसी से देखता है। ये देख देव का जबड़ा एक बार फिर तन जाता है, पर कार्तिक उसका बाजू उसे पकड़े रोक लेता है, जिसे वे आदमी लपक कर ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो के जाते फिर से दोनों एक दूसरे को बेचारगी से देखते सड़क किनारे यूं चलने लगे मानो कंधे पर लाश ढोए हों। दोनों अब सड़क किनारे किनारे पैदल ही चल रहे थे। तभी कोई बूंद कार्तिक के माथे पर गिरी तो चलते चलते वह सर उठाकर आसमान की ओर देखता है। सर्दी के मौसम होने से भरी दोपहरी में भी धूप का नामो निशान नहीं था। ऊपर से मटमैले बादल पूरे आसमान पे छाए थे, शायद आकस्मिक बारिश के आसार थे। बाइक कहाँ है? बहुत देर सड़क किनारे चलते चलते बीच की खामोशी तोड़ते हुए कार्तिक देव से पूछता है। वहीं एजेंसी के पास खड़ी की थी। ऐसा कर भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तू मेरे घर जाके बोल देना कि मैं खो गया। कार्तिक की मिमियाती आवाज़ सुन देव तुरंत उसकी तरफ देखता हुआ भड़कता है। तू बच्चा है जो राह चलते खो गया? तू बस शांत रहे, सोचता हूँ ना मैं कुछ। अब क्या सोचेगा? मेरे बाप को आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा, फिर जो मेरे साथ होगा ना वो तूने नहीं सोचा होगा। अभी कुछ नहीं होगा। देव अब रुक कर अपने पीछे रुके कार्तिक को देखता हुआ कहता है, तू जानता नहीं है मेरे बाप को, मारेगा ज़्यादा गिनेगा कम। मेरा भी तो पैसा गया है। देव उस पर झल्ला उठा। हाँ तो तेरा बापू है बर्गर जैसा सॉफ्ट और मेरा बाप मोबाइल जैसा अंदर से भी सख्त और बाहर से भी सख्त। मैं नहीं जा रहा घर। मैं ऐसा करता हूँ, पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे देता हूँ। नहीं, ज़्यादा जोर से लगेगी जहर, लेकिन साला वो तो कड़वा होता है।
पागल है क्या? बकवास बंद करो, चल मेरे साथ, सोचता हूँ कुछ। कार्तिक को रुका हुआ देख देव उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है। वे पैदल ही सड़क किनारे चले जा रहे थे कि एक दृश्य पे उनकी आंखें अटक कर बस बाहर ही आ गई। कोई ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था, शायद ओवरटेकिंग करते पोल से टकरा गया था। ये देख दोनों उस ओर लपकते हैं। ये रास्ता आमजन नहीं था, इसलिए काफ़ी देर से कोई वहाँ से गुजरता, पर कोई उस एक्सीडेंट को देखकर रुका नहीं था। बस कुछ दूर का गुमटी वाला कुछ दूर से उन्हें घूर रहा था। ये क्या है? अरे ये तो वही साला है। अच्छा हुआ मर साले, किसी ने सही कहा, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अभी कार्तिक बक बक छोड़, ये दोनों बुरी तरह से घायल हैं, इन्हें नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। तुम मरे मेरी बला से, अब इसे बचाकर क्या करेंगे हम? कार्तिक की झल्लाहट पर देव उस पर बिगड़ता हुआ बोला, अभी तू बस एम्बुलेंस को फ़ोन लगा। देव बिना रुके दोनों के पास जाकर उनकी सांसें चेक करते बुदबुदाता है, जिंदा हैं दोनों अभी। तब तक कार्तिक ना चाहते हुए भी एम्बुलेंस का नंबर डायल कर एम्बुलेंस बुला लेता है। अगले ही पल दोनों को एम्बुलेंस में डाल दोनों अपने रास्ते चल देते हैं। कार्तिक अब देव पर और खफा हो रहा था। ज़्यादा अच्छे आदमी के साथ ना हमेशा बुरा होता है। ये सुन देव अचकचाते हुए उसे टोकता है, ये किस किताब में लिखा है? अबे मेरे दिमाग की किताब में लिखा है, तू देख नहीं रहा जो हो रहा है? कार्तिक बुरी तरह से उखड़ा हुआ था। उसे संभालते हुए देव कहता है, बकवास दिमाग की बकवास किताब है, अब बकवास बंद कर और घर चल। नहीं, मैं नहीं जा रहा घर। मेरा बाप मेरे को मार कर ना मेरी तेरही पर मूंगफली भी नहीं बांटेगा। मेरी आत्मा को देखना किसी जहां में चैन नहीं मिलेगा। अब तू बापू राग अलापना बंद कर, अभी तू मेरे घर चल। कहता हुआ देव आगे आगे चलता रहा तो कार्तिक बक बक करता उसके पीछे पीछे। अगर तेरे घर की छत से कूद कर जान दे दूं तो? मेरा घर एक मंजिल का है, और अगर फांसी लगा कर मर जाऊं तो कैसा रहेगा? ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? मुझे नहीं पता, मेरा मरने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा, बर्गर में जहर डालकर खा लो तो? देव आगे आगे चलता रहा और पीछे चलते कार्तिक की आवाज़ धीमी होती गई। टोरंटो में आज जबरदस्त बर्फ गिरी थी। एक मोटी परत हर जगह जमा थी। पर प्रथम के जाते दीपा बेबी को नीमा के हवाले कर चैन से सो रही थी। अपनी नींद पूरी कर दीपा बेबी के कमरे में आती है, जहाँ नीमा उसे गोद में लिए कुछ खिला रही थी। ओ बेबी, लाओ मुझे। दीपा उसके हाथ से बेबी को लेती प्यार से चूमने लगती है। नीमा बेबी से अलग होकर जाने लगती है। तभी दीपा नाक सिकोड़ते हुए कहती है, ये कैसी स्मेल है? ई नीमा, तूने बेबी को मस्टर्ड ऑयल लगाया? हाँ दी, बेबी को ठंड न लगे इसलिए। नीमा धीरे से उसके पास आती हुई कहती है, पागल हो क्या? तुमसे किसने कहा ये करने को? दीपा पूरी तरह से उस पर बरस रही थी। आके दिखा दी ना तुमने, तो वही टिपिकल इंडियन गंवार हो। मेरी ही गलती थी जो बेबी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा। तुम्हारे पापा भी पागल थे, वैसे तुम भी पागल हो, दिमाग ही नहीं है। दीपा, अपना अतीत फिर सामने आने से नीमा बुरी तरह से घबरा गई थी। उस पर अपने पिता का दर्द मनोवैज्ञानिक असर करता था। वे घबरा कर हकलाने लगती, उसका आत्मबल टूटने लगता, और ये बात दीपा अच्छे से जानती थी। इसलिए मौके बेमौके वे नीमा का मन तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ती। कार्तिक बहुत देर तक एक के घर बना रहा, पर आखिर उसकी माँ का फोन आते उसे घर जाना ही पड़ा। बड़े भारी मन के साथ वह देव के कमरे से ऐसे निकला मानो जनाजे में जा रहा हो। उसी वक्त टीवी देख रही अवनी दोनों को देखती ही बोली, भैया देखो, टोरंटो में बर्फ गिरी है। वाह, कितना सुंदर देश है ना। अवनी की आवाज़ सुन दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते वहीं जम गए, लेकिन उनकी स्थिति से बेखबर अवनी वैसे ही चहकती रही। भैया जब टोरंटो जाना ना, वहाँ से कुछ बढ़िया सा अलग सा लेके ज़रूर आना मेरे लिए। अब कार्तिक से रहा न गया। अब बिगड़े मुंह से वे अवनी से बोलने लगा, हाँ तो बहना बता दो क्या लाऊं वहाँ से अलग सा अनोखा सा। वे अंदर ही अंदर दांत पीस रहा था। कुछ भी। अवनी अभी भी उनकी तरफ नहीं देख रही थी। बकरी ले आए तो तुमसे ज़्यादा मैं करेगी। ये सुन अवनी गुस्से में उनकी तरफ देखती है। देव समझ रहा था कि इससे पहले कि मामला बिगड़े और कार्तिक कुछ मुंह से निकाले, वैसे जल्दी से ढकेलता हुआ बाहर ले जाने लगा। हाँ बढ़िया सा लाएंगे, ठीक है। कार्तिक की हालत ऐसी बिगड़ी थी कि देव को वाकई उसे ढकेलते हुए बाहर तक लाना पड़ा,
और किसी तरह से मना के उसे घर भेजना पड़ा। ये दिन भी देखना पड़ेगा, अपने घर में चोर की तरह छुपते हुए जाऊंगा। कार्तिक के जाते देव गहरा श्वास छोड़ता कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा। फिर पलटकर अंदर आ ही रहा था कि उसकी पॉकेट में रखा मोबाइल गनगना उठा। फिर कोई अनजान नंबर था, पर उसे उठाकर देव हेलो कहता ही है कि दूसरी ओर से आवाज़ आती है, तुम्हारा दोस्त खतरे में है, जल्दी से कुमायूं अस्पताल आ जाओ। और इतना कहकर फ़ोन कट गया। पर यह सुनते देव की होश ही उड़ गए। उस पल वैसे भी कार्तिक को लेकर उसे चिंता थी, और ये सुनते बस उसने आओ देखा न ताओ बिना कुछ कहे बाइक उठाते उसी ठंडी में सड़क पर दौड़ जाता है। और अगले ही कुछ पल में वह सरकारी अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहा होता है। रिसेप्शन में घबराया वो कार्तिक का नाम पूछ रहा था, पर कोई माकूल जवाब नहीं मिलता। तो बिना समय गंवाए वह अंदर के जनरल वार्ड की तरफ भागता है। हर तरफ लोग आ जा रहे थे। अस्पताल रात में भी व्यस्त था, पर देव बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। पर जब कुछ समझ नहीं आया तो मोबाइल में फिर से कार्तिक को कॉल लगाता है। फ़ोन फिर नहीं उठता तो उसे टेक्स्ट मैसेज कर हॉस्पिटल में अपना आना बताता है। फ़ोन मैंने किया था। अनजान आवाज़ सुन देव तुरंत आवाज़ की ओर पलटता है और उस शख्स को गौर से देखने लगता है, जिसके सर हाथ में काफ़ी पट्टी बंधी थी, जिससे उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। कभी कभी सही काम भी गलत तरीके से करने पड़ते हैं। अब की देव शक्ल पर ध्यान न देकर आवाज़ पर ध्यान देता हुआ कहता है, तुम? हाँ मैं। अब तो छोड़ दो मुझको, वक्त और हालात की बहुत मार पड़ चुकी है मुझ पर। देव उसे पहचान चुका था। वह चमन लाल था, जो अपने एक्सीडेंट के बाद काफ़ी चोटिल दिख रहा था, पर उसे देखते देव की आंखों में फिर खून उतर आया। तुम झूठ के सिवाय कभी सच भी बोलते हो? देव चीखता हुआ बोला। तो हॉस्पिटल का शोर दो पल को शांत होकर उनकी ओर देखने लगा। ये देख चमन लाल अपने आसपास देखते हुए देव के आगे हाथ जोड़ता उसे वार्ड से बाहर चलने का इशारा करता है। ना चाहते हुए भी देव उसकी बात मानता अब हॉस्पिटल के सुनसान कोने में उसके सामने खड़ा बिगड़ रहा था। अब क्या कहना है, अभी तक तो पहचानते भी नहीं थे, और अब भैया माफ़ ही करो, अपना गुस्सा साफ करो। वह लय में बोलता उसके आगे हाथ जोड़ लेता है। फिर देव की हिकारत भरी नज़रों के आगे नज़र झुकाए झुकाए बोलता है, इंसान की मजबूरी उससे जो ना कराए। कहूँगा तो यकीन नहीं करोगे, इसलिए तो झूठ फ़ोन करके अस्पताल मंगाया। यही है मेरी पत्नी, देख लेना उसकी हालत। उसकी हर महीने में 2 खून की डायलिसिस कराना पड़ता है। किसी तरह से हर महीना कतरा कतरा करके पैसा जोड़कर उसका खून साफ करवाता हूँ। भगवान भी गरीबों के जिस्म में वैसे ही खून कतरा भर देता है, और उस पर हर बार वो भी खराब हो जाता है। तो क्या अपनी मजबूरी में दूसरों को लूटोगे? मैं भी कोई धन्ना सेठ नहीं, ये मेरे पिता की गाढ़ी कमाई थी जिसे तुमने ठग लिया, और मैं कोई कनाडा ऐश करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद। जोश में कहता कहता देव रुक जाता है। खैर छोड़ो, किसी की आगे मजबूरी का रोना रोना मुझे पसंद नहीं। कुछ बात तो बताओ मुझे। देव का बिगड़ा चेहरा देखता हुआ कहता है, जहाँ कुछ देर पहले पर गुस्सा था, पर अब झल्लाहट थी खुद पर। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, बस मेरा पैसा वापस करो। वो ऐसा है कि 50,000 तो खर्च हो गया, रहा बाकी का मैं ले आया हूँ, कहता हुआ झट से अपने स्वेटर के अंदर हाथ डालकर कोई पन्नी बाहर निकालता हुआ कहता है, वो 50 भी मैं धीरे धीरे वापस कर दूंगा, पर अभी बस यही है। नोटों वाली पन्नी उसके आगे करता हुआ वे चाह कर भी अपनी नज़र ऊपर उठाकर उसको नहीं देख पाया। देव झटके से उसके हाथ से पन्नी ले लेता है। देव, आवाज़ सुन देव आवाज़ की दिशा की ओर देखता है। कार्तिक हड़बड़ाता हुआ उसकी ओर चला आ रहा था। आते हुए बताता है कि अपने बाप से बचने के लिए उसने फ़ोन साइलेंट पर कर रखा था, पर बाद में उसका मैसेज देखते वे हॉस्पिटल भागा चला आया। फिर देव से नज़र हटाकर चमनलाल को घूर कर देखने लगता है। फिर उसे पहचानते उस पर टूटने ही वाला था, वह देव कार्तिक को रोक लेता है और बचे नोट उसके हाथों के बीच रखता हुआ अपने साथ चलने का इशारा करता है। चमनलाल कुछ नहीं कहता, बस उन्हें जाता हुआ देखने लगता है। दीवा तो अपनी बात बोलकर निकल गई,
पर टूटे मन के साथ बहुत देर नीमा कोने में बैठी सुबकती रही। उस पल उसे लगा एक कमरे में बंद दर्द से भी ज्यादा भयावह था, जहां उसकी उम्मीद का कोई कतरा उसके हाथ में नहीं था। मन बिलखना चाहता था पर बस सिसक कर रह गया। आखिर यहाँ कौन उसकी सिसकी सुनने वाला था। उसी पल उसका अपने देश लौट जाने का बहुत मन हुआ, पर बंद पिंजरे में फंसे पंछी सा उसका मन उन अदृश्य सलाखों के बीच फड़फड़ा कर रह गया। उस पल बस उसकी डायरी और कलम थी, जिस पर दर्द उकेर कर कुछ पल खुद को खाली कर देती है। वे अपने एकांत के कोने में पन्ने में अपना मन खाली करने लगी थी। हवाओं संग कितने पन्ने उड़े, किस मोड़ पर अटके रह गए पन्ने। संग संग घुलता रहा कुछ नीला रंग, किसमें कितना जहर घुला कौन जाने। वक्त की खारी नदी बहा ले गई वो सारे मंजर, बाकी निशा पत्थरों पर खुदा रह गया। कार्तिक की तो जान में जान वापस आई, पर अभी देव के पैसे फंसे हुए थे। ये सोचता कार्तिक अपनी चाल धीमी कर लेता है, जिससे देव पीछे मुड़कर उसे साथ चलने को कहता है, पर कार्तिक उसे जाने को कहकर पीछे खुद का आने का कहता है। इस पर दोनों अपनी बाइक पे थे, तो देव अपनी बाइक स्टार्ट करता हुआ कार्तिक की ओर देखता है, जो अपनी बाइक पर आकर चाबी लगा रहा था। ये देख देव अपनी बाइक से आगे बढ़ जाता है। देव को जाते देख कार्तिक बाइक से चाबी निकालकर उससे उतरकर फिर से हॉस्पिटल की ओर मुड़ जाता है। कुछ सोचता हुआ चमनलाल की ओर आ रहा था, तो देखता है कि वो अभी भी वहीं खड़ा उनकी ओर देख रहा था। अचानक कार्तिक को अपनी ओर आता देख चमनलाल डरता हुआ 2 कदम पीछे हो लेता है। कहाँ? झट से उसके सामने आता उसे घूरता हुआ कहता है, कहीं नहीं भैया। वे दांत दिखाते हुए खुद को संयत करता हुआ जवाब देता है, बाकी का 50,000 कब? अब इतना दिया है तो वो भी दे ही देंगे, जल्दी, समझे ना। कार्तिक अपनी घूरती निगाह उसके चेहरे पे छोड़ता हुआ अपनी बाजू समेटता वापस मुड़ने लगता है। 1 मिनट भैया, एक बात पूछे हम? कार्तिक उसकी पुकार पर फिर से उसकी ओर मुड़ जाता है। ये तुम्हारा दोस्त कनाडा क्यों जा रहा है? किसकी मदद करने जा रहा है? ये सुनते कार्तिक चौंकते हुए बोल रहा, तुम्हें कैसे पता? बस इतना ही पता है, देखो तुम्हारे दोस्त का मेरे ऊपर एहसान है, मुझे बताओ, हो सका तो मैं कुछ मदद कर सकूं। ये सुनते कार्तिक उसके चेहरे के भाव नजर गड़ा देता है, जहां उसे कोई मददगार के भाव नजर आए, जिसमें नीमा की सारी कहानी उसे कह सुनाता है। ये किस तरह देव नीमा को जानता है और उसे मिले बिना ही उसकी मदद कर रहेगा के लिए कनाडा जा रहा है। कार्तिक के सामने खड़ा चमनलाल हैरानगी से सब सुनता रहा। सब उसे कोई कहानी सा लग रहा था, जिस पर उसे यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था, पर कार्तिक के हाव भाव बता रहे थे कि वह सच बोल रहा है। बड़ी गजब प्रेम कहानी है। लड़का तो मुझे भी सच्चा और अच्छा लगा, पर इतना अच्छा होगा ये मैं समझ भी नहीं पाया। और तुमने उसके साथ धोखा किया, तुम्हारी वजह से उसका 10 दिन यूं ही बर्बाद हो गया, नहीं तो अब तक कनाडा जाने की तैयारी कर रहा होता। कोई बात नहीं भैया, गया वक्त वापस तो नहीं कर सकता, पर वादा करता हूँ कि अगले 10 दिन में उसके जाने का प्रबंध कर दूंगा। क्या सच में? कार्तिक खुश होता हुआ बोला। वह हामी में सर हिलाता है, तो कार्तिक उसके बड़े हाथ को पकड़ता हुआ कहता है, देखो दोस्त, अब यही मौका है, अब बस धोखा मत देना। कसम खाते हैं पत्नी की, वह गर्दन उचकाता हुआ कहता है, तो कार्तिक खुशी से उसके गले ही लग जाता है। अगले दिन कार्तिक देव को लेकर चमनलाल की बताई जगह पे पहुंचता है। देव उसको देखता है कि वह कोई ऑफिस जैसा था, पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था, शायद नया ऑफिस बना था, जिससे अंदर प्रवेश करते ही सामने रिसेप्शन की जगह खाली थी। उस तरफ की मेज पर निगाह किए ही था कि सामने से 2 लोग बात करते दिखे। एक व्यक्ति दूसरे को कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, तो दूसरा उसकी बात अनसुनी करता फोन पर लगा था। उसके रौब से ही पता चल गया कि वह शर्तिया यहाँ का मालिक होगा, क्योंकि बीच बीच में उसके बगल से गुजरता व्यक्ति उसे नमस्ते करता हुआ जाता। देव और कार्तिक उन्हें देख ही रहे थे, तभी चमनलाल उनकी तरफ ध्यान आता है, दौड़ता हुआ उनके पास आता है। आओ आओ भैया, तुम्हारा यहाँ वीज़ा टिकट सब हो जाएगा। किसने कहा? पीछे से उसी आदमी की आवाज़ गूंजी, जिसे सुनते देव और कार्तिक चौंक गए,
पर चमन लाल तुरंत उनकी तरफ मुड़ता हुआ गिड़गिड़ाने लगा। भैया जी ऐसा न कहो, बड़ी उम्मीद से आया हूँ। देखो ऐसा है तुम अपना नाटक यहीं बंद करो। अब किसको उल्लू बनाया तुमने? बस जब काम बिगड़ जाता है तब चले आते हो मेरे पास। काम सिखाया था तुमको, चालबाजी करना नहीं, समझे? मैं यूं ही गुस्साता रहा और चमन लाल उसके आगे विनती की मुद्रा में खड़ा रहा। और तुम लोग, देखा जाए तो तुम जैसे ग्राहक भी कम गलत नहीं होते। अब वे आदमी देव और कार्तिक की ओर तीखी नजर करता कह रहा था, जिससे वे हतप्रभ उसकी ओर देखने लगे। तुम ही लोग हो ना जिन्हें हर एक बात की जल्दी होती है, सब कुछ एटीएम की तरह फटाफट चाहिए, और इसी चीज का ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। अरे भाई, हर चीज का अपना प्रोसेस होता है, समय लगता है, पर नहीं, सब फटाफट के चक्कर में रहते हैं और इसलिए सब गलत होता है। उस पल देव को पिछली एजेंसी के ऑफिस का पल याद आया। उस पल उसे एहसास हुआ कि चमन लाल ने ठगी तो की, कहीं न कहीं वह भी गलत रहा। वाकई अगर उस पल वह उस एजेंसी में नहीं जाता तो आज उसका काम कुछ आगे बढ़ चुका होता, पर गया वक्त वापस कहाँ आता है। देव शांत हुआ, बस उसे सुनता रहा। अब क्यों लाए हो इन्हें? भैया जी अब सब गलती माफ़ करो और रास्ता साफ करो, सुनो तो मेरी बात। वह आंधी बुरी तरह से उखड़ा हुआ था, पर चमन लाल उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वह जल्दी से देव और कार्तिक को एक तरफ बैठने को कहकर उस आदमी के पीछे पीछे चल देता है। अब वह आदमी अपने केबिन में आकर बैठ गया था और उसके सामने खड़ा चमन लाल अपना राग अलाप रहा था। भैया जी ये मामला बिल्कुल अलग है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे और आगे बढ़कर उस लड़के की मदद करोगे। अच्छा, ऐसा क्या खास है? अब वह कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटाए अपनी ठोड़ी पर उंगली टिकाए उनकी ओर देखता रहा। बहुत बड़ी वाली लव स्टोरी है। नीमा वाला किस्सा आपको याद होगा ना, 1 साल पहले, याद आया ना आपको? अरे एक बाप ने अपनी ही बेटी को घर में कैद रखा था, जिसे एक युवक ने बचाया। हाँ याद आया ना आपको? ये वही वाला लड़का है। वह अपने सामने बैठे आदमी के चेहरे के भाव देखते हुए अपनी बात कहता रहा और झटपट कार्तिक से सुनी कहानी पूरी उसके आगे उड़ेल दी। और उसकी पूरी बात सुनते सुनते वह आदमी के चेहरे के भाव भी बदल गए। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच में। विश्वास तो मुझे भी नहीं आया, पर सच तो आपके सामने है। मैं खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूँ, लड़का बहुत ही सच्चा है। आखिर कौन करता है किसी अनजान लड़की से इतना प्यार? भैया जी आखिर कितनों को हमने देखा है अपना देश छोड़कर विदेश में नौकरी के चक्कर में भागते, या कभी किसी को किसी की मदद करने कष्ट उठाते देखा है? वह आदमी भी चौंक कर अब उसकी ओर देखते हुए कहता है, तो बस इसी कारण आपके पास आया हूँ। आप तो मेरे गुरु हो, तो बस आज कुछ अच्छा करने का मौका मिला है तो उससे मेरी मदद कर दो। कहता हुआ वह हाथ जोड़ लेता है। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर भेजो उसे। ये सुनते चमन लाल उछलता हुआ बाहर की ओर भागता है। अगले ही पल दोनों उस आदमी के सामने बैठे थे। उनके हाव भाव में कुछ ना समझ पाने वाले भाव मौजूद थे। वह सामने बैठा आदमी के भाव काफ़ी बदल चुके थे। वह इत्मीनान से अपनी बात कह रहा था। देखो, इसने तुम्हें क्या समझाया पता नहीं, पर मैं शुरुआत से सारी प्रक्रिया समझाता हूँ। तुम जिस कारण से कनाडा जा रहे हो तो उसके लिए मैं तुम्हें टूरिस्ट वीज़ा दिलवा सकता हूँ, वो भी 6 महीने का। 6 महीने का? इतने दिन में तो ढूंढ ही लेंगे। कार्तिक खुद पर काबू नहीं रख पाता और देव की ओर देखता खुश हो जाता है, जिससे उसके भी होठों के किनारे फैल जाते हैं। फिर आगे की प्रक्रिया समझाता हुआ कहता है, पासपोर्ट बनने में 10 से 12 दिन, मैं थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करूँगा। फिर वीज़ा से 5 दिन, उसके बाद बस टिकट मिल जाएगा। पर ये बताओ, कनाडा तो बहुत बड़ा है, जाना कहाँ है तुम्हें? ये सुन दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, फिर उसी जगह का नाम लेते हैं जहाँ नीमा का प्लेन गया था। इसके अलावा वे कहाँ कुछ जानते थे। वो टोरंटो के प्लेन में बैठी थी। जिसे ढूंढने जा रहे हो वो कहाँ है पता भी नहीं, तो भाई ढूंढोगे कैसे? ये रुद्रपुर थोड़ी है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वो उसके उड़े हुए भाव देखता हुआ कहता है, वो तो पता नहीं, पर अब पीछे नहीं आगे ही बढ़ना है। 6 महीने लगे या 6 साल, उसे खोजना है तो खोज ही डालेंगे। ये वादा किया है मुझसे, देव दृढ़ता से कहता है। तो दोस्त कमर कस लो, अगले 10 से 15 दिन में तुम टोरंटो में हो गए। ये सुनते उस वक्त तीनों जोड़ी आंखों में एक चमक उतर आई। वह आदमी क्रमबद्ध अब उसे समझाता है,
अब पासपोर्ट वीज़ा टिकट मिलाकर एक तरफ का हुआ 85,000 एक व्यक्ति का। समझो ये कंसेशन टिकट है, क्योंकि अभी टोरंटो में जमा देने वाली ठंड होती है, तो ट्रैवलिंग कम होने से वहाँ की गवर्नमेंट इसी समय कंसेशन देती है। ये सुनते एक बार फिर देव और कार्तिक एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तो वहीं खड़ा चमन लाल फिर उसी आदमी की ओर विनती करती निगाह से देखता है, जिससे वह आदमी तुरंत कहता है, अभी मैं फटाफट प्रोसेस शुरू करता हूँ, तब तक बाकी के अमाउंट की तैयारी करो तुम लोग। हाँ, और क्या, बहुत ठंड होती है वहाँ, अब अपनी तैयारी शुरू कर दो, कपड़ा लत्ता अच्छे से ले जाना। चमन लाल अपनी खीसे निपोड़ता हुआ बीच में फटाफट बोलता है, ठीक है, तो अब बता दीजिए हमें अभी कितना अमाउंट देना है। देव थोड़ा सख्त आवाज़ में कहता है, अभी ऐसा है, चमन के पास जो तुम्हारा पैसा है उससे मैं पासपोर्ट और वीज़ा का प्रोसेस शुरू करता हूँ, और जैसे ही ये तैयार हो जाएगा आगे के अमाउंट के लिए फ़ोन करता हूँ। सामने बैठे आदमी की बात से देव एक बार फिर अपनी सख्त नज़र चमन की ओर दौड़ाता है, जिससे वह उसे नज़र हटाता अन्यत्र देख रहा था। वह धीरे से ठीक है कहता उठ जाता है। हाँ, लेकिन मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एड्रेस प्रूफ के लिए। वह आदमी अपनी बात अधूरी छोड़ता चमन की ओर देखता है। वो सब है इनका, अपने दोस्त का दे दो। चमन जल्दी से कहता है, मेरे पास आधार कार्ड है पर पैन कार्ड नहीं है। कार्तिक सोचते हुए कहता है, तो कोई बात नहीं, 10वीं की मार्कशीट दे दो, वो भी चल जाएगी। चमन बात साफ करते हुए कहता है। ये सुनते कार्तिक के हाव भाव में हिचकिचाहट देख वे आदमी उसका चेहरा गौर से देखते हुए पूछते, क्या भैया 10वीं नहीं किए हो क्या? ये सुनते कार्तिक के हाव भाव में हिचकिचाहट देख आदमी उसका चेहरा देख ही रहा था। ये सुनते कार्तिक मुंह बनाते हुए कुर्सी से लगभग उछलते हुए चीखा, मेरी शक्ल में लिखा है कि नहीं किया? किया है। हाँ, डिवीज़न 3 डंडों के साथ है तो क्या हुआ? कार्तिक की हालत देख देव को ये सोच वाकई हंसी आ रही थी। ये कैसे कैसे करते कार्तिक ने अपनी 10वीं पास की थी। देव जहाँ एवरेज में पास हो जाता था, वहीं कार्तिक हमेशा घसीट घसीट कर हर एक क्लास से निकलता, पर उसकी स्कूल से कॉलेज तक की अबाध्य दोस्ती थी। शायद यही प्रेशर रहता हो उस पर कि फेल हुआ तो देव और उसका साथ न छूट जाए। उसकी बिगड़ी हालत में मज़े लेता देव धीरे से उसकी तरफ झुकता हुआ उसके कानों के पास आता कहता है, अबे दे दे, अखबार में नहीं निकालेंगे तेरी मार्कशीट। ये सुन कार्तिक देव को घूरने लगता है। उनके जाते हुए आदमी अब चमन की ओर देखता हुआ कहता है, अब की माफ़ कर रहा हूँ, वो भी इस लड़के की वजह से। फिर कोई झोल करके मत आना मेरे पास, समझे? अच्छे से समझ गया भैया, इनकी कहानी ने तो मेरे भी अंतरात्मा झंझोड़ दी। हाँ, प्रेम कहानी कोई भी उम्र में सुनो सीधे दिल पर ही उतरती है। वह गहरा श्वास छोड़ता अब सामने के दरवाजे की ओर देखने लगता है, जहाँ से अभी भी देव गया था। अब आगे क्या मोड़ लेगी देव और कार्तिक की जिंदगी, जानने के लिए सुनते रहें इस कदर प्यार है। इस कहानी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से कहानी को साझा करते रहें। धन्यवाद।